हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। आज बात करने वाले हैं चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री हिंदी पर। दोस्तों, इस चैप्टर की अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहें, जैसा कि आप सब लोग बार बार कह रहे थे कि सर पीडीएफ फाइल के लिए कुछ होना चाहिए, तो इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप सीधे यूट्यूब पर आकर के किसी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों के आप लाइव आंसर कर सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई बात जुड़ने की। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज के बारे में। तो एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम चैप्टर वाइज क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी का रिव्यू करने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें इतिहास और भूगोल की एनसीईआरटी सफलतापूर्वक जारी है और क्लास 6 की और 7 की एनसीईआरटी को हम ख़त्म भी कर चुके हैं। और भूगोल विषय में तो हम क्लास 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जबकि 9 की एनसीईआरटी हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं भूगोल विषय में। और ये क्लास 7 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी है। 6 की एनसीईआरटी हम ख़त्म कर चुके हैं। सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन वीडियोज़ को जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप ऊपर स्क्रॉल करते हुए जा करके जो पुराने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, काफ़ी सारे लोग एनसीईआरटी के नोट्स के बारे में कह रहे हैं, तो नोट्स के बारे में 2 चीज़ें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ यह कि नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही पहुँचा पाएंगे जो नोट्स आप खुद से बनाएंगे। बाकी जो आप नोट्स देने की बात कर रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी पे, मैंने पहले भी कहा है फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी पे चैप्टर वाइज नोट्स ज़रूर बनाऊँगा और ख़ुद से बना करके वो सारे के सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। कुछ लोगों को ये भी है कि कुछ मैराथन सीरीज होनी चाहिए या फिर एनसीईआरटी के जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी लाइव स्ट्रीम हम कर नहीं सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उसमें भी चल रही है। इसके अलावा दूसरा ये है कि अभी चूँकि एनसीईआरटी कोई भी बुक पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुई है। 12 तक कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो 12 तक की क्लास में ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे इतिहास और भूगोल की जो एनसीईआरटी चल रही है वो जब 12 क्लास तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में जब हम पॉलिटी और साइंस को स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी में, तो साथ ही साथ क्वेश्चन की सीरीज को भी स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर वाइज और पूरा पूरा क्लास वाइज करते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम नगर व्यापारी और शिल्पीजन के बारे में, अगर मध्य युग की यात्रा करते हुए हम कभी चलें, मध्ययुगीन नगरों में घूमने चलें, तो हम किसी नगर से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो नगर किस प्रकार का नगर था। दोस्तों, जैसे आज हमारे नगर कई तरीके से बटे हुए हैं। जैसे हमारे नगर होते हैं जिनमें हम बात करते हैं, तो जैसे कोई हमारा राजधानी होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। कहीं कहीं पर जैसे है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो राजधानी हमारी लखनऊ है, तो हमारे यहाँ लखनऊ में भी इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन फिर भी कानपुर अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, तो जो पुराना एक हब है वो कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया का हब है। तो उसी प्रकार से प्राचीन नगरों में भी नगरों के कई प्रकार हुआ करते थे। ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि नगर कई तरीके से बटे हुए करते थे। एक होते थे मंदिर नगर, दूसरे होते थे प्रशासनिक केंद्र, तीसरे होते थे वाणिज्यिक शहर, या फिर चौथा होता था एक पत्तन नगर या फिर एक पोर्ट सिटी। तो जैसे आज भी पत्तन नगरों की अगर हम बात करें, पोर्ट सिटीज़ की बात करें, तो कुछ नगरों के बारे में हम बहुत सुनते रहते हैं। कोलकाता हमारा है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है, इस तरीके से। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें प्रशासनिक केंद्रों के अलावा तमाम सारे वाणिज्यिक शहर, आज भी हम वाणिज्यिक शहरों के बारे में देखते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर, जैसे मुंबई हमारा है, दिल्ली हमारा है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, वाणिज्यिक शहरों के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा तमाम सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिटीज़ थे, प्रशासनिक शहर थे। आज भी तमाम सारे प्रशासनिक शहर हैं। जैसे मूल रूप से अगर हम बात करें तो हमारे देश का प्रशासन दिल्ली से होता है, राज्यों का प्रशासन उनकी राज्यों की राजधानी से होता है, या फिर अन्य जो प्रशासनिक स्थान बनाए गए हैं वहाँ से किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन हाउस से किया जाता है। तीसरे यहाँ पर एक नई चीज़ हमको सुनने में आती है, मंदिर नगर। मंदिर नगर के बारे में हम इन डिटेल जानेंगे कि मंदिर नगर होते क्या थे। वस्तुतः कई नगर तो अनेक प्रकार के थे, जैसे प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलाप और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र हुआ करते थे। 3 प्रमुख नगरों के बारे में आज हम नज़दीक से देखेंगे। एक पत्तन नगर है जो है सूरत मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा के तट पर, वो भी एक पत्तन नगर था। इसके अलावा कर्नाटक वाले आधुनिक कर्नाटक के हिस्से में हम्पी, इन 3 नगरों के बारे में हम करीब से देखेंगे। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर तो पुष्कर और अजमेर
गंगा यमुना के साथ में यमुना नदी के तट पर वृंदावन, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीजापुर है, यहाँ कावेरी नदी के पास में मदुरै है, उरियूर है, तंजावुर है, महाबलीपुरम मद्रास है, फिर थोड़ा सा आंध्र कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई और तिरुपति। इसके अलावा जो है स्वामी मलाई। तो ये तमाम सारे जिनके बारे में देखेंगे, बीदर, गोलाकुंडा और बीजापुर के बारे में भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रशासनिक केंद्र क्या हुआ करते थे। चैप्टर 2 में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा है, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हैं। चोल राजाओं की राजधानी जो थी वो तंजावुर थी या फिर तंजौर थी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले वर्ष पीसीएस की परीक्षा में दक्षिण भारत में राज्यों की राजधानियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मिलान करना था कि कौन, एक तरफ राज्य दिए हुए थे, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई थी। दक्षिण का क्वेश्चन था। साउथ की हिस्ट्री हमारे लिए एनिसेंट इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस अब जो बन रहे हैं एनिसेंट इंडिया हिस्ट्री के, वो बन रहे हैं हमारे साउथ की हिस्ट्री से। तो चोल राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? तंजावुर हुआ करती थी। वर्ष में 12 महीने बहने वाले कावेरी नदी के तट पर इस सुंदर नगर बसा हुआ था। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती थी। तो तंजावुर कहाँ पर था? कावेरी नदी के तट पर था। यहाँ पर जो एक राजा थे, राजा राजराज जो चोल राजा थे, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर। भगवान भोलेनाथ, भोले बाबा को समर्पित यह मंदिर था, अर्थात भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर था। लोग नगर के वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। कैसे हमें पता चलता है कुंजर मल्लन के बारे में? राजराज पेरू थच्चन की जो पूरा का पूरा इनका साउथ इंडिया के हिसाब से नाम है, लेकिन अगर कुंजर मल्लन आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा इतने से। तो कुंजर मल्लन की क्यों लोग तारीफ करते थे, तो कैसे हमें इसका नाम पता चलता है? क्योंकि इसने गर्व से उस अपने नाम को उस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया हुआ है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा अनेक नगर में अनेक राजमहल है, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। मंडप वो स्थान होते थे जहाँ राजा लोग अपना दरबार लगाते थे और सारे के सारे जो आदेश अपने अधीनस्थों के लिए जारी करते थे वही जारी करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। सैन्य शिविरों के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पिछले चैप्टर में हमने इस बारे में पढ़ा है। तो अगर कोई बता पाए कि जो सैन्य शिविर होते थे जिन नगरों में, उन नगरों को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता था, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके बताए इस चीज़ को कि क्या कहा जाता था उन्हें। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्रों की अगर हम बात करें, मंदिर नगर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दरअसल तंजावुर जो है वो एक मंदिर नगर का उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। अब आजकल जैसे हम देखते हैं तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉपर इस चीज़ पे चर्चा चल रही है कि हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी आजीविका की तलाश में आकर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बस रहे हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि जो वहाँ पे संसाधन है वो संसाधन कम पड़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। मसलन अगर हम देखें तो स्लम एरियाज कितने ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, पानी की व्यवस्था में कितनी ज़्यादा समस्या आ रही है, इसके अलावा सफाई सुरक्षा की समस्या कितनी ज़्यादा खड़ी हो रही है। तो मंदिर नगर क्या होते थे? मंदिर नगर भी नगरीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। दरअसल जब जहाँ पर बड़े मंदिर बने होते थे वहाँ पर क्या मंदिर जो होते थे वो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते थे। हालांकि शासक मंदिर को विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए बनाते थे। कांसा घंटा धातु और लुप्त लोम तकनीक की बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि मंदिरों का नगरों में कन्वर्जन कैसे हुआ, मंदिर नगर का कन्वर्जन कैसे हुआ। दरअसल कांसा एक मिश्र धातु होती है, हम सब जानते हैं। ये जो केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और इतिहास का तो है ही है। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और टिन को मिलाकर के बनती थी। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, तो जो तांबा है और टिन है इसको मिला करके कांसा बनाया जाता था, और टिन भारत में नहीं पाया जाता था, या टिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता था। टिन का एक भारत के पड़ोसी देश से आयात किया जाता था। वो कौन सा देश है जिससे भारत प्राचीन काल में टिन का आयात करता था कांसे को बनाने के लिए? अगर आपको पता है तो उसको कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा वह देश है जिससे हमें टिन के आयात के बारे में पता चलता है, जहाँ से हम टिन को आयात करके क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे, या फिर टिन को रांगा भी कहते हैं। दरअसल क्या किया जाता था कि जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, और इस जो मूर्ति है इसको लुप्त लोम तकनीकी से बनाया गया है। इस लुप्त लोम तकनीकी में क्या किया जाता था कि जो चोल कालीन सारी की सारी कांस्य मूर्तियां हैं उन्हें लुप्त लोम तकनीक से बनाया गया है। इस प्रविधि के अंतर्गत सबसे पहले मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, और इसके बाद में इसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। जब मिट्टी का लेप पूरी तरह से सूख जाता था तो इसको गर्म किया जाता था, और मिट्टी में एक छेद करके सारे के सारे मोम को पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता था। फिर उसी छिद्र से
जिस छिद्र से मोम को बाहर निकाला जाता था उसी छिद्र से पिघली हुई धातु को उसी मिट्टी के सांचे में डाल दिया जाता था और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब धातु सूख जाती थी तो उसके बाद में मिट्टी के खोल को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और मूर्ति को साफ कर लिया जाता। अब बात करते हैं कि कैसे मंदिर नगरों का निर्माण हुआ। तो समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। दोस्तों, अगर हम आधुनिक जीवन में भी देखें तो जो हमारे मंदिर हैं, अगर हम मंदिरों में जाते हैं कभी भी देखते हैं तो वहाँ पर फूल वाले, पूजा की सामग्री बेचने वाले, ऐसे इत्यादि तमाम सारे दुकानदार होते हैं जो मंदिर के बाहर दूर दूर तक अपनी दुकानें लगाए हुए होते हैं। प्राचीन काल में भी सेम ऐसा ही था। तो जो मंदिर बड़े बड़े बने हुए थे वहाँ पर जो दर्शनार्थी आते थे और जो तीर्थयात्री आते थे उनकी कुछ आवश्यकताएं होती थी, तो लोग उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहाँ पर बसने लगे। और जैसे जैसे वहाँ पर उन्हें रोजगार मिलता रहा, उन्हें आजीविका के साधन मिलते रहे, वहाँ पर भारी संख्या में लोग बसते रहे। ऐसे में क्या हुआ कि तमाम सारे मंदिर नगरों का निर्माण हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण के तौर से देखें तो जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो भिल्लन स्वामी मंदिर है, जिसे भीलसा विदिशा हम कहते हैं। गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, वहाँ पर जो शहर बसा। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै, आंध्र प्रदेश में हम देखें तो तिरुपति। तो ये सारे के सारे क्या है, मंदिर नगर। कांचीपुरम और मदुरै मंदिर नगर का उदाहरण है, तिरुपति मंदिर नगर का उदाहरण है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ध्यान रखना है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते चले गए। उत्तर प्रदेश के वृंदावन की हम बात करें, तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई की बात करें, ये दो ऐसे नगरों के उदाहरण है। राजस्थान में जो अजमेर है उसकी अगर हम बात करें तो दो, अजमेर तो पहले चौहान राजाओं की राजधानी हुआ करता था, आगे चल करके जब मुगल शासनकाल आया तो सूबा का या मुख्यालय बन गया। तो मदुरै और कांचीपुरम, तिरुपति, वृंदावन, तिरुवन्नमलाई सारे के सारे मंदिर नगरों के उदाहरण। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि मंदिर नगर में कैसे कन्वर्ट हुए, मंदिर जो थे मंदिर नगर का निर्माण कैसे होता हुआ चला गया। अजमेर के पास में ही पुष्कर सरोवर है राजस्थान में, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहते थे। इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो छोटे और बड़े व्यापारियों के बारे में अगर हम बात करें तो दो व्यापारियों के समूह थे, वो इंपॉर्टेंट थे। चूंकि व्यापारी अनेक राज्यों और जंगलों से होकर के गुजरते थे, ऐसे में आमतौर पर वो काफिला बना करके यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, जैसे आजकल भी देखते हैं आप व्यापारी संघ, आधुनिक हमारे समाज में भी तमाम सारे व्यापार संघ में बोर्ड्स हम देखते रहते हैं बड़े बड़े मार्केट्स में, ये व्यापार अध्यक्ष मंडल, ये उस व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, ऐसा करके। तो उस समय में भी वो क्या करते थे कि अपना व्यापार संघ, जिसे गिल्ड कहा जाता था, वो बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। सब उसमें दो प्रसिद्ध जो संघ हैं उनके नाम और उनको जानना जरूरी है। पहला था मणिग्रामम और दूसरा था नाना देशी। तो नाना का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार और देशी का मतलब होता है देशों में जाने वाले। तो भिन्न भिन्न देशों में जाने वाले, इससे तो क्लियर हो जाता है कि ये व्यापारियों के संस्था रही होगी, लेकिन मणिग्रामम को समझना जरूरी है। और मणिग्रामम और नाना देशी दोनों की दोनों व्यापारियों की संस्थाएं हुआ करती थी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मणिग्रामम और नाना देशी किसकी संस्था हुआ करती थी, या मणिग्रामम और नाना देशी का क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है, किससे रिलेट करते हैं। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चेट्टियार है और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय हैं जो आगे चल करके देश के प्रधान व्यापारी समूह बनते हुए चले गए। तो ये कन्वर्जन था फिर चीज़ों के साथ में। काबुल की अगर हम बात करें तो काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। एक चैप्टर है, मुझे याद नहीं वो कौन सा चैप्टर था, लेकिन वहाँ पर रेशम मार्ग के बारे में वृहद चर्चा हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ रेशम मार्ग के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहिए वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो रेशम मार्ग से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर एक मैप के माध्यम से समझाया गया, उसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें वहाँ से क्लियर होती जाएंगी। एक सौदागर है बेप्टिस्टे टैवर्नियर, उसने जो टैवर्नियर है उसने काबुल में घोड़ों का व्यापार 30,000 रुपयों का होता है ऐसा अनुमान लगाया है। और उस समय में 30,000 रुपये एक बहुत भारी भरकम रकम हुआ करती थी। काबुल से मेवा, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल, इसके अलावा गुलाम, ये तमाम सारे उपमहाद्वीप के अन्य भागों में बेचे जाते थे और इन्हें बिक्री करने के लिए लाया जाता था। नगरों में शिल्प, मुझे ये जो एक मोमबत्ती दीन है बहुत प्यारा लगता है, इसकी नक्काशी, जो जड़ाऊ नक्काशी का कार्य है वो बहुत अच्छा है। बीदर के शिल्पकार जो थे वो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए जाने जाते थे और वो इतने माहिर थे इस काम में कि बाद में जो तांबे और चांदी की जड़ाई का जो काम है उसका नाम ही बीदरी पड़ गया, बीदर के नाम पर, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते थे। पांचाल का अर्थ है कि
5 समुदाय के लोग, जिसमें विश्वकर्मा समुदाय जिसे कहते हैं, उसमें कौन कौन आता था? सुनार आते थे, कसेरे आते थे, लोहार आते थे, राजमिस्त्री आता था और बढ़ई आता था। इस सब मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक होते थे, तो ये सारे के सारे एक साथ रहते थे। बिदरी के बारे में जानना जरूरी है। तो बिदरी किससे रिलेटेड है? तो चांदी और तांबे में जड़ाई के काम के लिए बिदरी प्रसिद्ध है, और इस शिल्पकला का नाम ही इसलिए बिदरी पड़ गया। मूल रूप से बीदर में ये कार्य हुआ करते थे। अब बात कर लेते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत पर नज़दीक से एक नज़र, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम्पी नगर किन दो नदियों के बीच में बसा है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में हम्पी नगर बसा हुआ है। यह नगर 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। कौन? हम्पी। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उसकी किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं पर भी गारे और चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग किया ही नहीं गया है, और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथ दिया गया। भी मैं दीवार नीचे चित्र में बनी हुई देखेंगे आप, कितनी सुंदर लगती है। हम्पी नगर जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित था और विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख शहर हुआ करता था। ये है वो दीवार जिसे बिना किसी मसाले के केवल ईंटों को गूंथ करके आपस में जोड़ा गया है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो 1565 में दक्कनी सुल्तान जो गोलाकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों जब विजयनगर की पराजय हुई, तो उसके बाद में फिर हम्पी का क्या होता चला गया? विनाश होता चला गया। लेकिन हम्पी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक समय में बहुत प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं पश्चिम के प्रवेश द्वार के बारे में, जो था सूरत। सूरत मुगल काल में कैम्बे अर्थात आज की खंबात की खाड़ी और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात आज भी इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गुजरात में सूरत आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में पश्चिमी जो व्यापार का क्या हुआ करता था? वाणिज्यिक केंद्र हुआ करता था। तो जो सूरत था वो ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिम एशिया, ओरमुज की खाड़ी अर्थात गल्फ कंट्री की बात चल रही है, तो ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार हुआ करता था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, तो ये कहलाता था। ओरमुज की खाड़ी भी करंट में भी बीच में चर्चा में रही थी, पिछले साल शायद चर्चा में रही थी, ज़्यादा अभी भी चर्चा में। वो तो ओरमुज की खाड़ी का एक सामरिक महत्व ऐसा है कि वो अक्सर करके, और चूँकि गल्फ कंट्री अपने तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और ईरान और अमेरिका का कुछ चलता रहता है, उसके बारे में हमें अक्सर सुनने को आता ही रहता है। तो अभी जो बीच में उनका कमांडर मारा गया था, उसके बाद में ओरमुज की खाड़ी पर वहाँ पर तनावग्रस्त हिस्सा वो बन गया था। ईरान के साथ में जो अमेरिका का तनाव था, उसके वजह से ओरमुज खाड़ी काफ़ी चर्चा में आ गई थी। तो बहुत सारे हज यात्री हमारे यहाँ से रवाना होते थे सूरत से, इसलिए उसे प्रवेश द्वार कहा जाता था। एक इतिहासकार है जिसने यहाँ पे इसके बारे में बताया है, ओविंगटन है, जिसने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि किसी एक वक्त पर अगर आप देखें तो भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदरगाह की क्या अहमियत रही होगी उस समय में। जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम की बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। भिन्न भिन्न शताब्दियों में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नजर रहा। हालांकि जब हॉलैंड और इंग्लैंड के देशों ने, ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो क्योंकि यह आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पतन था, मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया था? तो वो हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। मुगलों ने जब गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उसके जो प्रतिनिधि था सूबेदार मीर जुमला, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाया, और 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया था? गोलाकुंडा को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने दक्षिण में गोलकुंडा को फिर अपने उसमें हिस्से में मिला लिया था, इंग्लैंड और हॉलैंड वासियों को लड़ा करके। अब वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर लेते हैं। तो जब भारत की खोज हुई 1498 में, अर्थात 1498 में कालीकट केरल पहुंचे वास्को डिगामा, और क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, इन्होंने भी भारत की खोज करने की कोशिश में अमेरिका की खोज की। और जब वास्को डिगामा लौटा तो 4 में से उसके 2 जहाज नष्ट हो गए थे और केवल 54 लोग जीवित बचे थे, जबकि उनका यात्री दल 170 लोगों का था जब वो यात्रा पर निकले थे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की जो खोज हुई पश्चिम की ओर भारत पहुंचने की कोशिश में 1492 में वेस्ट इंडीज, बाद में फिर स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता यहाँ आते जाते रहे। मध्य और दक्षिण अमेरिका के भागों में अपने कब्जे में उन्होंने लिया। फिर अक्सर उन प्रदेशों में उन लोगों ने क्या किया? पहली वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो इस चैप्टर की PDF फाइल को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से आप एक बार ढंग से इसको भी पढ़ लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो से उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत एक इस चैप्टर के बारे में खाका आपके मन में तैयार हो गया होगा। तो इससे जुड़े हुए प्रश्नों को फिर हम थोड़ी देर में हल करेंगे। तो थैंक यू सो मच।